नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते लखनऊ, जहां पर आपदा प्रबंधन के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी हमें आदित्यनाथ। सफलता प्राप्त हो सकती है और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस संवेदनशील प्रश्न को ध्यान में रख करके एनडीएमए को और सक्रिय करते हुए एक अच्छी शुरुआत की है। उनकी अच्छी ट्रेनिंग तो हो ही, साथ साथ जनपद स्तर पर आपदा मित्रों की तैनाती भी हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर कार्य किया जा सकता है। जैसे आपके सामने मैं एक उदाहरण देता हूं, बाढ़ जैसी आपदा, ऐसा नहीं कि उसको नियंत्रित न किया जा सकता। कुछ तो वास्तव में प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित भी हैं। अगर नदी के कैचमेंट एरिया में अनावश्यक बस्तियां बसेंगी तो आपदा अपना विकराल रूप धारण करेगी ही करेगी। लेकिन अगर हमने ईमानदारी के साथ उस आपदा पर नियंत्रण करने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए तो उस पर नियंत्रण भी संभव है। उत्तर प्रदेश का मैं एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो 2 महीने के अंतराल में अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ आती है। मैं विगत वर्ष भी देख रहा था, इस वर्ष भी देख रहा था। विगत वर्ष पहले हमारे उत्तर से जुड़े हुए जनपदों में बाढ़ आई थी, जो नेपाल से सटे हुए जनपद हैं, और उसके बाद फिर गंगा और यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ उन क्षेत्रों में देखने को मिली थी। इस वर्ष इसका उल्टा था। इस बार पहले गंगा और यमुना से सटे हुए जनपदों में, जिन जनपदों से गंगा नदी और यमुना नदी गुजरती है, उन जनपदों में पहले बाढ़ आई और उसके बाद में फिर नेपाल से सटे हुए जनपदों में। समय से की गई तैयारी और बचाव के उपाय, जैसे नेपाल से सटे हुए जो जनपद हैं, हिमालय से आने वाली नदियों के कारण वहां बाढ़ आती है। और मैं देखता था कि बहुत सारी जगह तो बाढ़ का कारण स्वयं मनुष्य और ठेकेदारी प्रथा है। जैसे उत्तर प्रदेश में सरयू नदी में एक जगह है एल्गिन ब्रिज। एल्गिन ब्रिज में पता नहीं कब से बाढ़ के नाम पे हर वर्ष 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते थे। और जब 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना था तो सबसे पहले मेरे सामने वहीं का प्रस्ताव आया। तो मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा साहब बाढ़ रोकने के लिए। तो मैंने कहा क्या पहली बार रुक रहा है? कहा नहीं साहब ये हर साल होता है। तो मैंने कहा हर साल 100 करोड़ खर्च होते हैं? कहा। मैंने कहा उसको बंद कर दो, यह कार्य नहीं होगा। कहा साहब नुकसान होगा। तो मैंने कहा एक बार नुकसान होने दो, देख तो लेंगे कितना नुकसान होता है। तो मैं उधर से गुजर रहा था अगले दिन ही, तो मैंने अपने हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा, मैंने कहा मुझे एल्गिन ब्रिज थोड़ा दिखाना। तो उसने कहा कि साहब ये सामने तो है, अभी मैं दिखाता हूं। मैंने कहा वहां लेके चलो। मैंने कहा हेलीकॉप्टर को नीचे कर दो, कितना नीचे हो सकता है। फिर मैंने कहा इसको क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाइए और ले जाओ। पहले नजदीक ले लो, फिर उसको घुमाते घुमाते 12-15 किलोमीटर के दायरे तक इसको मुझे तरल लेके चलो। उसने घुमाया, घुमाने के बाद फिर मैं अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ा। सायंकाल वापस आ रहा था तो आते समय मैंने मैसेज कर लिया था कि मैं यहाँ पे बाढ़ से संबंधित विभाग के साथ शाम को बैठक करूंगा। और वे मेरे सामने एल्गिन ब्रिज से संबंधित फाइल को भी लेकर के आएंगे। मैं सायंकाल जब वापस आया था तो मैंने इन लोगों से कहा, मैंने कहा मुझे बताओ कि जो एल्गिन ब्रिज का प्रस्ताव है क्या है? उन्होंने कहा साहब यह है, इससे 2 जनपद खासतौर पर गोंडा, बहराइच और इधर बाराबंकी, 3 जनपद बुरी तरह प्रभावित होंगे। तो मैंने कहा इसके अलावा वहां पर कुछ और
विकल्प नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, वहां पे नदी काफी चौड़ी है, अगर हम नदी को वहां पे ड्रेजिंग करें और ड्रेजिंग करके नदी को चैनलाइज कर लें तो मैं मानता हूं कि इसका समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा साहब देखिए, एक तरफ हम करेंगे तो उधर गोंडा के लोग विरोध करेंगे, इधर बाराबंकी के लोग विरोध करेंगे। मैंने कहा बीच में ले लीजिए ना।